टीना कर्मवीर कांग्रेस पार्टी से हैं। बहुत स्वागत है टीना जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। टीना, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूं क्योंकि चुनाव से पहले, आज वोटिंग हो रही है, लेकिन चुनाव से पहले कर्नाटक में कांग्रेस की एक वेव थी, ऐसे दावे किए गए, सर्वे रिपोर्ट भी आपके हक में आए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि पार्टी ने एक सेल्फ गोल किया और उसके बाद सब कुछ धराशायी हो गया। बीजेपी को बैठे बैठे मौका मिल गया क्योंकि जिन तमाम मुद्दों पर आप बीजेपी पर हमलावर थे वो मुद्दे तो कहीं इधर उधर हो गए और फिर बजरंग बली बनाम बजरंग दल और कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर। सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के इस महापर्व पर कर्नाटक के जितने भी वोटर्स हैं उन सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि इस चुनाव पर आप देखिए कि सिर्फ कर्नाटक की नजर नहीं है, पूरे देश की नजरें हैं इस कर्नाटक के चुनाव पर। और मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने मुझसे सवाल किया, देखिए कर्नाटक के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस की ही वेव है और वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 40% जो कमीशन खोरी सरकार थी, जो चोरी की सरकार थी, वो अब खदेड़ दी गई है। आप वो देखिए कि आज इलेक्शन 13 तारीख को रिजल्ट से तय हो जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप देखिए कि हम लोगों ने 5 गारंटी दी, 5 ऐसी गारंटी दी जो कि सामाजिक न्याय की बात कर रही है, जो विकास की बात कर रही है। हम खोखले नारे नहीं देते। और उसके बाद ही आप देखिए कि कल एक प्लेज डाली, एक प्रतिज्ञा ली गई है, जितने भी विधायक प्रत्याशी रहे हैं उन सब ने अपने सिग्नेचर से ये दिखाने की कोशिश की है कि फर्स्ट कैबिनेट, जैसी हमारी सरकार बनेगी, फर्स्ट कैबिनेट जब बैठेगी और उसी बैठक में ये जितने 5 गारंटी जो दी गई है वो जनता तक पहुंचा दी जाएगी। आप तो इतनी आश्वस्त हैं कि सरकार हमारी बनेगी और पहली कैबिनेट होगी, उसके बाद जो गारंटी हमने दी उस गारंटी को हम अंजाम तक पहुंचा देंगे। टीना, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो, मेरा सवाल ये है कि आप तो इतनी आश्वस्त दिख रही हैं कि आपने कैबिनेट की बैठक भी करवा दी, आपका दावा है कि जो 5 वायदे किए हैं उसको जनता तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे, जैसा कि हिमाचल में भी आपने किया था, जो वायदे किए थे उसकी शुरुआत भी कर दी पहली कैबिनेट से। सवाल मेरा यही है कि वेव तो थी, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। यह भी हकीकत है कि कुछ सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी बाकी पार्टियों के बनस्पत बेहतर कर रही है। राहुल गांधी पूरा दमखम भी लगा रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे का साथ भी मिला, लेकिन फिर उसके बाद पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल को अपने घोषणा पत्र में शामिल करना, क्या आपको नहीं लगता कि ये सेल्फ गोल था जो इन चुनावों में आपकी पार्टी के खिलाफ भी नतीजे ला सकता है? इस पर आपका क्या टेक है? बिल्कुल कोई खिलाफ नतीजे नहीं लाने वाली है। आप देखिए कि जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते शांति से, हम चाहते हैं कि हर एक राज्य के अंदर, चाहे कर्नाटक हो चाहे बाकी कितने राज्य, उसमें शांति रहे। कोई भी ऐसा जिस तरीके से ये उत्पात फैलाते हैं बजरंग दल, तो उससे हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि आप देखिए कि 14 फरवरी को साफ दिख जाएगा जिस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ता काम करते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं। और दूसरा, हम चाहते हैं विकास हो, चाहे वो कर्नाटक का हो चाहे किसी भी राज्य का। आप देखिए कि जिस तरीके से हिमाचल का चुनाव हुआ, हिमाचल के चुनाव की जीत के बाद आप देखिए कि अगर हम कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में बार बार ये मुद्दा उठा था, किस तरीके से 40% जो कमीशन खोरी सरकार है वो वही सरकार, जिस तरीके से आप देखिए कि आप यहाँ पर 10-10 लाख में कांस्टेबल की पोस्ट है। आप सोचिए कि पढ़ाई लिखाई करके एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 50-50 लाख देने पड़ते हैं। ये जो आज मुद्दे हैं ये लोकल इश्यूज पर है। ये जो चुनाव, जब आज वोटर जब जा रहा है ना इलेक्शन के, आज जब वोट करने जा रहा है, वोट कास्ट करने जा रहा है, तो वो सिलेंडर को, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने बहुत पहले कहा था, सिलेंडर को जय करते हुए जा रहा है कि 1200 रुपए में जो सिलेंडर हमें मिल रहा है वो अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो 400 रुपए में मिल रहा था। तो मुद्दा यहाँ पर लोकल इशू, जो महिलाओं से जुड़ा उससे हुआ बिल्कुल इनकार नहीं है टीना, बिल्कुल इनकार नहीं है। आप ठीक कह रही हैं कि आपके घोषणा पत्र में वो तमाम मुद्दे थे जो स्थानीय लोगों की समस्याओं को देखने के बाद डिजाइन किए गए थे। मेरा सवाल ही तो यही है कि जब आप बेहतर कर रहे थे, आप भ्रष्टाचार के 40% वाले मुद्दे को लेकर के लगातार जनता के बीच जा रहे थे और इन आरोपों से बीजेपी भी इनकार नहीं कर पा रही थी, खुल करके तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन येदियुरप्पा, फिर उसके बाद बसवराज बोम्मई, कोई इनकार नहीं कर पा रहा था कि 40% के कट का जो एलिगेशन बीजेपी की सरकार में लगा, उससे कैसे खुद को डिफेंड करेंगे। लेकिन फिर जब इन तमाम मुद्दों के बीच में आपके पास बहुत कुछ था जनता को गिनाने के लिए, बताने के लिए, तो फिर ये बजरंग दल वाला मुद्दा लाने की क्या जरूरत थी? आपके घोषणा पत्र में तो बहुत कुछ था। मैं लौटती हूं आपके पास, जरा अरविंद कुमार सिंह जी से समझने की कोशिश करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिर ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश थी कि पीएफआई के साथ में बजरंग दल को सामने ला दिया जाए, बैलेंस बनाने की कोशिश हो, ये बैलेंस बनाने
के प्रयास ने क्या कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल जैसी स्थिति बना दी? अरविंद जी, सवाल मेरा यही है सबसे पहले, क्योंकि इन चुनावों में मुद्दे तो बहुत सारे रहे, स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी थे, लेकिन फिर होता वही है हर बार की तरह कि धर्म सामने आ जाता है और फिर वो सब पर हावी हो जाता है। बजरंग दल का जिक्र करते करते जब चुनावों में बजरंग बली आ जाते हैं तो फिर उसका फायदा हमेशा बीजेपी को मिलता है और बीजेपी उसे भरसक कैश भी करती है। निर्मला सीतारमण को भी हमने सुना वोट कास्ट करने गई, तब भी वो ये कह रही थी कि हम तो हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो जनता को ये बार बार बताया जा रहा है कि अगर हिंदूवादी सोच आपकी है तो आपको बीजेपी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ आप जाएंगे तो वहां तो बजरंग बली की खिलाफत होती है, बजरंग दल पर कार्रवाई होती है। ये जो बजरंग बली, बजरंग दल सबको एसोसिएट करके जनता को एक कंफ्यूज किया गया, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस उबर जाएगी? क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, अभी प्रीति जी जो बात मुझे समझ में आ रही, जितना मैंने देखा है कि कर्नाटक का जो पूरा इलेक्शन है वो लोकल इश्यूज पर लड़ा जा रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने को बचाने के लिए उसको राष्ट्रीय मुद्दे और बजरंग बली पर ले आके केंद्रित किया, लेकिन जो कर्नाटक के लोग हैं जी, अगर आप उठा करके देखेंगे तो इस देश भर में कर्नाटक एक ऐसा प्रांत है जी जहां कांग्रेस के पास काफी बड़ा वोट बैंक बचा रहा है, जो कहीं बाकी चीजों की तुलना में अगर आप गौर करेंगे। और बीजेपी भी जानती है कि उसकी लड़ाई कांग्रेस से है, जेडीएस एक तीसरा फैक्टर है। सुनिए, लेकिन अभी बजरंग दल और बजरंग बली ये दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं है, ये कर्नाटक के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस की ओर से पीएफआई पर भी बैन करने की, पीएफआई पर कार्रवाई करने की बात की गई है। तो इसलिए वो एक संतुलन है कि जो लोग, लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अचानक पूरा का पूरा जो चुनाव है उसको धार्मिक मुद्दों पर मोड़ने की कोशिश हुई है। और अगर आप गौर करेंगी तो जैसे बीजेपी के सारे लोग लगे थे जी, कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट समेत सारे प्रमुख लोग जो है इस समय कर्नाटक में लगे हैं और उन्होंने भी अपना समझाने की कोशिश की है। अगर इधर से तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही कांटे का चुनाव है, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम सरीखे, नेता कांग्रेस पार्टी के, जब वो ये कहते हैं कि क्या जरूरत थी चुनाव के ऐन पहले इस तरह का बयान देने की, आप इसके अलावा आपके चुनावी घोषणा पत्र में बहुत कुछ था, जनता को जाकर वो बताते ना कि किस तरीके से आप सब्सिडीज दे रहे हैं, अनाज की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं को जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक रोजगार भत्ता दिया जाएगा, विधवा महिलाओं के लिए आपके पास स्कीम है, तमाम घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए आपके पास स्कीम है, ज्योति योजना है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स थी कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिसको कांग्रेस जाती जनता के बीच बताती और भुनाती। एंड में तो कांग्रेस पार्टी भी डिफेंस करने लगी बजरंग बली का, उन्हें जाकर जनता को यह बताना पड़ रहा था कि बजरंग दल का मतलब बजरंग बली कतई नहीं है। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता था तो इस मुद्दे पर आपको डिफेंस देने की भी जरूरत नहीं थी ना। प्राइम मिनिस्टर से लेकर के और नीचे तक लोग एक तरह से अग्रेसिव कैंपेन करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि बजरंग बली का नाम लेने पे बैन लगेगा, यही सब बोला गया है ना, और क्या बोला गया। तो बट नेचुरल है कि वहां वो शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जो 5 गारंटियां हैं और जो कांग्रेस ने लोकल इश्यूज को उठाया, मुझे लगता है कि अंतोगत्वा ये चुनाव कुल मिलाकर के लोकल मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमने जा रहा है। और ये जो चुनाव है, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ रही चुनाव जी। और ये बजरंग दल का जो मुद्दा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि और कोई ऐसा भावनात्मक मुद्दा नहीं था, कांग्रेस के खिलाफ पूरा जोर लगाया है उन्होंने। और अगर आप कांग्रेस की भी अगर देख रहे होंगे पूरी वर्किंग स्ट्रेटजी, उनके जो लोग हैं उन्होंने पूरा समझाने की कोशिश की है कि बजरंग दल और बजरंग बली एक दूसरे के पर्याय नहीं है। चलिए ठीक है, इस मुद्दे को अलग छोड़ते हैं, इस मुद्दे को अलग छोड़ते हैं। सर, एक सवाल ये कि बीजेपी जब चुनाव प्रचार में जा रही थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सभी जनता के बीच जा रहे थे, तो ये बता रहे थे कि कांग्रेस अगर आई तो क्या क्या नुकसान होंगे, कर्नाटक दंगाग्रस्त हो जाएगा, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। ये तमाम चीजें जनता पर असर डालती हैं, क्योंकि ये तो हकीकत है कि जिन नेताओं का जिक्र किया गया उनके परिवार के लोगों को टिकट देने की बात भी की गई। डीके शिव कुमार हुए, सिद्धारमैया की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को तोड़ करके कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी में ला पाई, लेकिन फिर जिस हिंदूवादी वोट को कैश करने की कोशिश वो कर रही थी वो कैश तो नहीं हो पाया, क्योंकि हिंदू वोटर्स को तो उन्होंने खुद ही नाराज कर दिया अपने एक दूसरे बयान से। इसको किस तरीके से देखते हैं, ये जो कंफ्यूजन का स्टेट रहा,
ये क्या कांग्रेस संभाल नहीं पाई और हर बार चुनाव से आने पहले ऐसा क्यों कुछ हो जाता है कांग्रेस की तरफ से कि स्थिति संभाल नहीं पाती और फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है? ये आप उससे बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, सवाल आपसे ये। देखिए, ये जो पूरी बातें कही आपने, उसी में जवाब भी लगभग दे दिया। देखिए, अभी क्या है कि जो पूरे कर्नाटक का अगर आप सीन देखेंगे तो 224 सीटों में जो सबसे ज्यादा सीटें हैं जहां जिन इलाकों में, उनमें एक दक्षिण कर्नाटक को आप अलग कर दीजिए जहां जेडीएस का ठीक ठाक स्थिति रहती रही है, तो बाकी में इस समय पूरी जो सीधी टक्कर है वो टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। और शुरू से देखे होंगे ये होम स्टेट भी है कांग्रेस प्रेसिडेंट का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, जो इस समय जो है जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा राजनीतिक अनुभव वाले लोग हैं। उनको 52 साल का संसदीय अनुभव है, कर्नाटक में बहुत लंबे समय तक हो रहे हैं। तो अगर गौर कर रहे होंगे तो लगभग हर इलाकों में उनकी भी वो हर इलाके में 16 तारीख के बाद से लगातार एक्टिव है। राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका और बाकी जितने इम्पोर्टेंट लोग हैं कांग्रेस पार्टी के सब, तो उन्होंने अलग अलग तरीकों से जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो भी स्ट्रेटजीज आई हैं उसको काटने के लिए, इसीलिए अगर आप गौर कर रहे होंगे तो पीएम साहब ने बहुत ही एक इमोशनल स्पीच दी है आखिर में, जो है एक वीडियो जो जारी किया है। तो मुझे लग रहा है ये जो मुद्दों की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी जो शुरू से जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली चलती रही है, और दूसरी चीज है प्रीति जी, अगर आप गौर करेंगी तो बीजेपी को भी ये पता है कि पिछले बार का चुनाव अगर आप देख लें, उसके पहले का देख लें, तो कांग्रेस ज्यादातर समय इस राज्य में सत्ता में रही है। कर्नाटक के निर्माण में, कर्नाटक के उसमें, क्योंकि ठीक है अगर आप वैसे बात करेंगे भारत के संदर्भ में तो कर्नाटक का जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है वो 1881 की है, जब मैसूर में प्रांतीय सभा बनी थी। तब से अब तक कर्नाटक का लगातार डेवलपमेंट हुआ। बेंगलुरु का इतना बड़ा जो एक वैश्विक नगर बना है, तो कर्नाटक के लोगों को पता है कि उनके इशूज क्या, उनके इशूज उत्तर प्रदेश और बिहार के इशूज से अलग हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके हिसाब से जनता स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो देगी जब अपना वोट कास्ट करने जाएगी, और किसका घोषणा पत्र ज्यादा उनके हिसाब से सटीक बैठता है उसके हिसाब से वोट कास्ट करेगी, ये देखना होगा। हालांकि 13 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि कर्नाटक चुनाव के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बड़ा दावा सामने आया है। डीके शिव कुमार ने अपना वोट कास्ट करते समय कहा कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है, कांग्रेस को 141 सीटें मिलेंगी, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस चीज के लिए 200% वो कॉन्फिडेंट हैं। तो देखिए 141 का आंकड़ा बता रहे हैं डीके शिव कुमार। हालांकि डीके शिव कुमार के लिए ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के वो संकट मोचक हैं, और जब जब पार्टी कहीं क्राइसिस में आई है तो डीके शिव कुमार को मैदान में उतारा जाता है। इस बीच उनका बड़ा बयान ये सामने आया है जब वो कहते हैं कि हम 141 सीटों पर जीत हासिल करने वाले हैं। पार्टी का इंटरनल सर्वे हुआ जिसमें 141 सीटों पर उन्हें बढ़त दिखाई दे रही है, जीत मिलने की आशा वो जता रहे हैं, और इस बात के लिए 200% कॉन्फिडेंट बता रहे हैं डीके शिव कुमार। तो ये बड़ा बयान है डीके शिव कुमार का, क्या कुछ का सुना देते हैं। 200% confident Congress party will have 141 seats. We will win absolute majority. My minimum is 141. We will see that we will have an absolute majority with very big number. We will win this. I am 200% confident Congress party will have 141 seats. We will win absolute majority. My minimum is 141. We will see that we will have an absolute majority with very big number. We will win this. तो हम 200% कॉन्फिडेंट हैं कि हम 141 सीटों पर तो जीत हासिल करने वाले हैं। डीके शिव कुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ा बयान उनकी तरफ से। अब सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलते हैं। बेंगलुरु में गरिमा हमारे साथ मौजूद हैं। गरिमा से समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड जीरो पर जिन वोटर से वो मुखातिब हो रही हैं, जिन लोगों से वो मिल रही हैं, वहां दरअसल किस तरह की वेव है। क्योंकि ठीक है, स्टूडियो से हम जो बातें करते हैं वो अलग होती है, लेकिन ग्राउंड जीरो की हकीकत ग्राउंड जीरो से ही बेहतर तरीके से मिल सकती है, और भारत एक्सप्रेस आपको ग्राउंड जीरो से ही पल पल की अपडेट भी दे रहा है। गरिमा, आपसे समझना चाहेंगे, आप लोगों से मिल रही हैं जो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, जैसा कि हमारे तमाम मेहमान भी कह रहे हैं कि इस बार मुद्दों पर आधारित जनता जो है वो अपना वोट कास्ट करेगी, न कि धर्म के लिहाज से। लेकिन यह भी हकीकत है कि कर्नाटक चुनाव में शुरुआत में मुद्दों का जिक्र हुआ, लेकिन अंत में
होता वही है जो हर बार देखने को मिल रहा है कि मुद्दे अलग हो जाते हैं और फिर धर्म हावी हो जाता है और उसके आधार पर ही बाद में नतीजे भी देखने को मिलते हैं। कर्नाटक की क्या कुछ तस्वीर है? प्रीति, कर्नाटक को अगर बांटें तो कर्नाटक में अलग अलग रीजन्स के हिसाब से अलग अलग प्रभाव नजर आ रहा है। जैसे मैं साउथ कर्नाटका के, मैं दक्षिण कर्नाटका के 2-3 पोलिंग बूथ पर गई और लोगों से बात की और काफ़ी तादाद में लोगों से बात की। एक बूथ पर विजयनगर के निर्मला सीतारमण वोट कास्ट करने पहुंची थी, जहां पर इस समय अभी मौजूद हूं गिरनगर में। वहां थोड़ी देर पहले तेजस्वी सूर्या अपना वोट कास्ट करके गए हैं, उनसे बात हुई। इसके अलावा रवि सुब्रमण्यम जो कि 3 बार के सिटिंग MLA हैं, चौथी दफा कंटेस्ट कर रहे हैं, उनसे बात हुई और बहुत सारे लोगों से बात हुई। तो जिस माहौल की आप बात कर रही हैं वो कर्नाटका को हमें हिस्सों में बांटना होगा। हमें बांटना होगा सेंट्रल कर्नाटका, हमें बांटना होगा नॉर्थ कर्नाटका और साउथ कर्नाटका। इसके अलावा हमें ओल्ड मैसूर की तरफ भी जाना होगा और हमें और भी रीजन्स में कर्नाटक को बांटकर देखना होगा। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टी की वेव नजर आ रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हार्डकोर कांग्रेस सपोर्टर हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के हार्डकोर सपोर्टर हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीएस की भूमिका, जैसे हम बार बार कहते हैं कि जेडीएस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अगर सिलसिलेवार तरीके से सारे चुनाव को देखें तो 58 सीटों के बाद 37 सीटें, और क्या इस बार जेडीएस रिवाइव करेगी या फिर और धरातल पर जाएगी। लेकिन आप अभी थोड़ी देर पहले डीके शिव कुमार जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका दावा बता रही थी दर्शकों को। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्लियर मैंडेट हासिल करेगी, कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। ठीक वैसा ही दावा अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी सूर्या हमसे मिलकर लौटे हैं। बहुत फायर ब्रांड MP है बीजेपी के, ठीक यही दावा वो भी करते हुए नजर आए। निर्मला सीतारमण से भी आपकी बातचीत हुई गरिमा, और उसमें भी वो चुटकी लेती हुई नजर आई पहले तो बजरंग दल वाले मुद्दे को लेकर के कि कौन सी पार्टी इस तरीके के दावे अपने चुनावी घोषणा पत्र में करती है, वो भी चुनाव के मौके पर। तो पहले तो कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ी गलती है, उन्होंने इसको गलती करार दिया। फिर ये कहा कि हम तो हनुमान चालीसा हर रोज पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर ये दावा कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी, हम एक बार दोबारा से कर्नाटक में सत्ता पर काबिज होंगे और डबल इंजन की सरकार ही कर्नाटक पर देखने को मिलेगी, जनता के सामने होगी। इस दावे को देखें, डीके शिव कुमार के दावे को देखें, सभी तो यही दावा कर रहे हैं कि सरकार हम बना रहे हैं। यही समझना चाहते हैं कि ग्राउंड जीरो पर जब जनता से आपकी बातचीत हुई तो जनता के लिए ये धर्म से जुड़े हुए मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, या दरअसल जो स्थानीय मुद्दे जिसका दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है कि बीजेपी उसको हमेशा उपेक्षा करती रही, दरअसल वो दावे जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं और उन दावों के आधार पर ही लोग वोट कास्ट करेंगे। साल पहले, हाँ प्रीति, मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल पहले जब हम स्टेट पॉलिटिक्स की बात करते थे, राज्य चुनाव की बात करते थे, तो हावी रहते थे लोकल मुद्दे। वो भले ही सड़क का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, या फिर जो भी स्टेट लेवल के मुद्दे हैं वो हावी रहते थे। लेकिन हमने पिछले 10 सालों में परिपाटी को बदलते हुए देखा है। हमने ये देखा है कि लीडर्स को अब लोग ज्यादा एडमायर करते हैं और लीडर से कनेक्टेड महसूस करते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि राहुल गांधी से कनेक्टेड महसूस करते हो, कुछ लोग हो सकता है कि HD देवगौड़ा और कुमार स्वामी से कनेक्टेड महसूस करते हैं, और कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने लीडर के तौर पर देखते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर महसूस किया वो ये महसूस किया कि लोग एक ब्रॉड लेवल पर अपने लीडर से कनेक्ट होना चाहते हैं, वो मैंने यहाँ महसूस किया। और कुल मिलाकर जिस धर्म की बात आप कर रही हैं, खास तौर से जब कर्नाटक की बात करते हैं तो दक्षिण भारत का राज्य है, लोग यहाँ पर एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि संसाधन संपन्न राज्य है। इसीलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो धर्म की पॉलिटिक्स है, जो एंड बिल्कुल मोमेंट पर हमने देखी, लास्ट के 4-5 दिनों में बदलते हुए पूरी तस्वीर को हमने प्रोजेक्शंस में जो देखा, मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं होगा। एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वोटर अपने मन में जो लेकर चला आ रहा है, कि लिंगायत और गोपालिका समुदाय के लोगों को जब अपनी पार्टी में शामिल करके कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि हमारी पार्टी मजबूत हो गई, और उन लोगों के दम पर उनको ये भी उम्मीद हो गई कि इस बार वोट भी उनको पड़ने वाले हैं, और खास करके हिंदूवादी वोटर्स को वो अपील भी करेंगे। जगदीश शेट्टार का मैं जिक्र कर रही हूं, और बाकी तमाम लिंगायत समुदाय के नेता जो चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, बीजेपी को छोड़ करके उपेक्षा से नाराज थे, और फिर कर्नाटक चुनावों से पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इनका असर पड़ता है, क्योंकि समुदाय के लिहाज से तो कहा जाता है कि कर्नाटक चुनाव में खास करके कर्नाटक की सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये समुदाय खासी भूमिका निभाते हैं।
निश्चित तौर पर प्रीति देखिए, लिंगायत और वो कालेगा यही लोग जो हैं ये तय करने वाले हैं कि कर्नाटक में सत्ता की चाबी किसे सौंपी जाएगी। लेकिन मैं बार बार एक बात कह रही हूं कि ये जो कास्ट पॉलिटिक्स है, जाति है कि जाति नहीं, ये देश की सियासत का अटल सत्य है, ये माना जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रही हूं कि अब परिपाटी बदल रही है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ये समझ में आता है कि एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो है जनता अपने साथ लेकर चलती है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि कर्नाटक की सियासत में जो लास्ट के 4-5 दिन हमने प्रोजेक्शंस देखे हैं, बजरंग बली का मुद्दा देखा हमने, बजरंग दल चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए सड़कों पर बैठ गया, चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ा, पीएफआई जैसे मुद्दे आ गए, हिजाब का मुद्दा आ गया। इस तरह के मुद्दे, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 4 से 5 दिन का इंपैक्ट होता है, ये किसी भी वोटर के डिसीजन को इंपैक्ट नहीं करता। वोटर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाकर चलता है, स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है, देखता है, टीवी के माध्यम से देखता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के माध्यम से देखता है, और वो अपने लीडर से कनेक्ट होता है। और वो 4-5 दिन जिसे हम कहते हैं ना कि डिसाइसिव होते हैं, मुझे लगता है कि वो डिसाइसिव नहीं होते। वोटर को पता होता है कि उसे किसे वोट देना है, तो और लास्ट में ये पहले ही बना लेता है, पोलराइजेशन की कोशिश कही है। 5 साल तक जो देखा होता है उसने, सत्ता में जो कुछ हुआ होता है, सरकार के द्वारा उनके लिए जो तमाम चीजें पेश की गई होती हैं, उसका असर ज्यादा पड़ता है। हाल के दिनों में चुनाव से ऐन पहले जो घटनाएं होती हैं, जनता भी समझती है कि दरअसल ये चुनावों के लिहाज से हो रहा है। गरिमा, लौटूंगी मैं आपके पास में, फिलहाल अपने दर्शकों को जरा वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है, 8.21%। बंगलुरु अर्बन में मतदान हुआ, जबकि बेलगांव की अगर बात की जाए तो 9.11% मतदान यहां पर हुआ है। बेल्लारी की अगर बात की जाए तो 8.84% वोटिंग हुई है। फी वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं। बेलगाम में 7.47% वोटिंग, बेल्लारी में 8.84% वोटिंग। कर्नाटक चुनाव के लिए मतदान इस समय जारी है और टीवी स्क्रीन पर हम आपको वोटिंग परसेंटेज दिखा रहे हैं। हालांकि सुबह 9 बजे तक के ये वोटिंग परसेंटेज हैं, यानी कि मतदान शुरू होने के 2 घंटे बाद तक का ये आंकड़ा है जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है। और शुरुआत के लिहाज से हालांकि क्योंकि 10 के नीचे है ये अभी आंकड़ा, तो थोड़ा सा जो ट्रेंड है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि दिन, क्योंकि अब 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, दिन चढ़ते चढ़ते जनता अब पोलिंग बूथों का रुख करेगी, या फिर कई बार ऐसा होता है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वोटर्स जाते नहीं हैं क्योंकि दूसरी पार्टी उन्हें अपील नहीं कर पा रही होती है और वर्तमान सत्ता से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। तो इन तमाम चीजों का असर भी क्या कर्नाटक चुनाव पर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। अरविंद कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका जरा रुख कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अरविंद जी, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और 10 बजे तक का समय बीत चुका है, हालांकि 3 घंटे हो चुके हैं। चुनाव आयोग की तरफ से 9 बजे तक के जो आंकड़े दिए गए हैं वो 10 से नीचे के हैं। ये जो वोटिंग परसेंटेज है, ये आपको क्या लगता है, ये उत्साहवर्धक है? शुरू के वोटिंग परसेंट पर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे गरिमा बता रही थी जी, अब ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा राज्य है ये, और बड़ा राज्य मतलब भौगोलिक दूरियों से लेकर के अगर वैसे देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि कर्नाटक में जो वोटिंग बढ़ेगी भी वो 12 बजे के बाद जो है, 12 से 4 के बीच में, क्योंकि अगर वैसे देखेंगे तो गर्मी भी है, ये भी है, पॉलिटिकली लोग अपना जो वोटर ले आने वाला तबका है जी, वो भी यही 10 बजे के आसपास एक्टिव होता, तो मुझे लग रहा है 12 से लेके 4 के बीच ठीक ठाक वोट पड़ने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी जी। चलिए सर, एक सवाल, गरिमा से भी ये सवाल मैंने पूछा था, लेकिन मैं आपसे चाहूंगी कि इसमें जरा डिटेल में आप हमें समझा सकें। कर्नाटक चुनावों के लिए कहा जाता है कि लिंगायत समुदाय का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। सरकार में सत्ता पे कौन काबिज होगा, लिंगायत समुदाय के लोग इसको डिसाइड कर पाते हैं, डिसाइसिव फैक्टर माने जाते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी से कुछ लिंगायत समुदाय के वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए क्योंकि बीजेपी में उनकी उपेक्षा हो रही थी। उनके टिकट काटे गए और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस उनके दम पर यह उम्मीद भी कर रही है कि चुनाव में उन्हें वोट मिलेंगे, क्योंकि लिंगायत समुदाय के इतने बड़े कद के नेता जब उनके पास आते हैं तो जाहिर है कि उसका फायदा उन्हें मिलेगा। वो कालीगा समुदाय से उनके पास पहले से ही बड़े चेहरे हैं। ऐसे में ये 2 इंपॉर्टेंट समुदाय के लोग, उनके पास वरिष्ठ
निकटतम नेताओं में शुमार हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिनके दम पर चुनाव जीतने की बात कर रही थी वो वाकई एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होंगे, खास करके तब जब उन्हीं हिंदूवादी नेताओं के शामिल होने पर जब वो जीत की उम्मीद कर रहे हैं और उसी हिंदू समुदाय के लोगों को एक घोषणा पत्र में किए गए वायदे की वजह से वो नाराज कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि ज्यादा इंप्रेसिव और ज्यादा प्रभावशाली कौन सा फैक्टर होगा? देखिए, जो लिंगायत की जो बात कही है गरिमा ने, निश्चित तौर पर देखिए लिंगायत या वोकलिगा ये दो कम्युनिटी ऐसी है कर्नाटक में जो बहुत मायने रखती है। और लिंगायत तो जो है उसका 100 सीटों पर असर है करीब। तो लेकिन उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है गरिमा की, देखिए कर्नाटक में गरिमा ने जो बात कही है जी उसमें यह है कि कर्नाटक में जो करीब 600 के करीब मठ हैं और वो मठ उस तरह के नहीं है जो हमारे हरियाणा पंजाब वाले जो ये इस टाइप के हैं। वहाँ वो जो मठ है उनका समाज पर असर होने का एक बड़ी वजह यह है कि शैक्षिक संस्थान, बड़े बड़े अच्छे शैक्षिक संस्थान, डॉक्टर बनाने वाले, इंजीनियर बनाने वाले संस्थान भी वो चलाते हैं। और उन्होंने खासतौर पर लिंगायतों ने महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, दलितों के डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ काम किया है और वो धारा अलग है उनकी। अगर हिंदुओं में आप देखेंगे तो हिंदुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण जो नगर है वो उडुपी के माधवाचार्य एक काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे, जो कि अयोध्या के आंदोलन में, राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन वो इस मत के रहे हैं कि जो साधु संत हैं उनको कहीं राजनीति में नहीं आना चाहिए, उनको मठों तक ही केंद्रित रहना चाहिए और अपने मुद्दों पर वो उनकी एक अलग थिंकिंग है। जैसा कि आप जानती हैं सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं जी। अभी जो सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए सेटबैक रहा वो रहा। अरविंद हमारे साथ, अरविंद जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, यहाँ पर जगदीश शेट्टर, DK शिव कुमार सभी तो यही दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे, दक्षिण भारत के इकलौते राज्य जहां पर अब तक वो काबिज थे और कोशिश कर रहे थे कि दक्षिण भारत में कम से कम कर्नाटक के बहाने ही अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहें और सरकार में बने रहें। ऐसा होने नहीं जा रहा है, हम कर्नाटक में सरकार बनाने जा रहे हैं, वो भी अपने दम पर। जी बिल्कुल। देखिए गरिमा जी, यहाँ दर्शकों को एक दो बातें बताना चाहूंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक मिनट रोक रही हूँ सर, तेजस्वी सूर्या अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, जरा वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं, फिर मैं आ रही हूँ सर आपके पास। तो कर्नाटक चुनाव में आज महत्वपूर्ण दिन है, आज वोट डाले जा रहे हैं 224 सीटों के लिए और तमाम दिग्गज एक एक करके अपने पोलिंग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सांसद तेजस्वी सूर्या हैं जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। हर पार्टी इन चुनावों में यही दावा कर रही है कि सरकार वो बनाने जा रहे हैं और ये देखिए अपने वोट कास्ट करने का निशान वो दिखाते हुए ये पहचान कि उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। आपके टीवी स्क्रीन पर तेजस्वी सूर्या। अरविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, सवाल मेरा एक बार फिर से वही, बीजेपी भी यही दावा कर रही है, निर्मला सीतारमण को हमने सुना, हमने येदियुरप्पा को सुना, सभी तो यही कह रहे हैं कि सरकार हम बना रहे हैं। DK शिव कुमार भी यही दावा कर रहे हैं, जगदीश शेट्टर भी यही दावा कर रहे हैं और सबका यही कहना है कि अपने दम पर ही सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए ऐसा बीटी जी, इस समय जो गौर करिएगा तो कर्नाटक में मुख्य टक्कर तो इन्हीं दोनों दलों में है और इन्हीं दोनों दलों के लोग मुख्यतः ये दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ, कर्नाटक के अगर अतीत को जाकर के देखेंगे जी तो जो बिगिनिंग के जितने भी वोट हुए हैं 72 तक अगर देखेंगे तो जनसंघ लगातार प्रयासरत रही, लेकिन जनसंघ को लगातार कर्नाटक ने निराश किया और असली जो टक्कर होती थी वो टक्कर होती थी समाजवादियों और कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस जीतती रही। अब उसके बाद अगर 77 में देखेंगे तो 77 में बहुत ही कांटे की टक्कर हुई और 77 में अगर आप गौर करेंगे तो जब सब जगह जनता पार्टी जीत रही थी तो वहां कांग्रेस जीती जी। 1989 में जब उत्तर भारत में पूरी जनता दल की लहर थी तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत के ले गई है इतिहास में। मुझे जहां तक याद आ रहा है 170 से ज्यादा सीटें उसने जीती थी। तो एक जो बात अगर इसमें उभर के आती है कि जब जब कांग्रेस क्राइसिस में रही है कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया, यहाँ तक कि
जब इंदिरा गांधी जी हार गई थी चुनाव रायबरेली से, जी तो भी उन्हें कर्नाटक के लोगों ने इलेक्ट करके भेजा जो है। चिकमंगलूर का अगर जिक्र करें जी तो मुझे लग रहा है कि अभी जो है वो सारी चीजें, वोट बैंक उनके पास एक कायम है। और जगदीश शेट्टार जी का जिक्र कर रही थी आप। जी देखिए, जगदीश शेट्टार जी ऐसे आदमी नहीं है कि जो हर दूसरे साल किसी पार्टी में ज्वाइन करते हो। उनका 4 दशक का 40 साल का कैरियर है। और वो जो है लगातार बीजेपी में बने रहे, बीजेपी के संस्थापकों में से रहे। हाँ, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे। और इसके अलावा जो है वो उन लोगों में रहे जिन्होंने दक्षिण का जो प्रवेश द्वार है, यानी साउथ का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है कर्नाटक को, जी उसका दरवाजा बीजेपी के लिए खोलने में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो अगर उनके जैसे लोग जब जाते हैं, देखिए, तो उसका असर पूरे कर्नाटक पर पड़ता है, क्योंकि स्टेट का बड़ा लीडर जाता है, उसके साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिंपैथाइजर, बहुत सारे लोग निजी तौर पर, जैसे अभी गरिमा ने एक बात कही थी जी कि लोग लीडर से कनेक्ट होते हैं। तो लीडर से जब कनेक्ट होते हैं तो केवल मोदी जी से या मल्लिकार्जुन खड़गे जी से ही नहीं कनेक्ट होते हैं ना, लोग तो बाकी अपने भी रीजनल लीडर्स हैं, उनसे भी कनेक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर चले गए, येदियुरप्पा जी को खुद जो है, अगर आप गौर करेंगे तो येदियुरप्पा जी की जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ते तो उनकी फॉलोइंग अलग रही है। लेकिन सबको पता है कि राजनीति से बाहर है वो ठीक है मुख्यधारा में। तो मुझे लग रहा है ये सारे फैक्टर भी कहीं न कहीं मायने रखेंगे, मठों का भी फैक्टर होगा और ये चुनाव पर नजर आएगा। और आगे चर्चा करेंगे। टीना करमवीर हमारे साथ लगातार बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी से हैं। टीना से जरा समझने की कोशिश करते हैं। टीना का मैं रुख करूं, इससे पहले जरा एक बार सिद्धरमैया साहब क्या कुछ कह रहे हैं। But I will get comfortable margin. टीना का रुख कर लेते हैं, टीना से समझने की कोशिश करते हैं कि टीना, यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद जी भी बता रहे थे कि कुछ नेताओं का अपना कद होता है और जनता के बीच जाकर के जब वोट अपील करते हैं तो उसके बहुत महत्वपूर्ण मायने होते हैं। राहुल गांधी को हमने देखा, पूरा दमखम लगा दिया। प्रियंका गांधी इन चुनावों में यूपी के बाद पहला एक स्टेट रहा होगा जहां पर वो इतने तरीके से चुनाव को लड़ रही थी, लड़वाने की कोशिश कर रही थी, प्रचार में जुटी रही और पूरी ताकत लगाती दिखाई दी। आपको क्या लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को हमेशा जब मदद मिली है, जब देश के बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलते थे, इंदिरा गांधी तक का उन्होंने जिक्र किया, तब कर्नाटक की जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। इस बार वो तब्दीली एक बार फिर से देखने को मिलेगी? बिल्कुल। पर मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने प्रियंका गांधी का कहा, उन्होंने देखिए हिमाचल में भी लगातार रैलियां की और हिमाचल में जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही, लगातार रैलियां लगातार करती रही और मुद्दों की बात की। क्योंकि आज के समय में हो क्या रहा है, देखिए धर्म की राजनीति हो रही है। आप देखिए देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि बजरंग बली की जय, बजरंग बली को देख जय करके वोट देना। और गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर कर्नाटक की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं आती और कांग्रेस की वापसी होती है तो यह दंगे होंगे। तो आप इसे समझिए कि ये किस तरीके की, क्योंकि देखिए मणिपुर में भी अगर डबल इंजन सरकार की बात की जाए तो वहां पर भी इन्हीं की सरकार है, लेकिन दंगे वहां पर भी हुए हैं। तो ये एक धमकाने की एक प्रक्रिया रही और इसी से एक जो जनता है वो अब बहुत अवेयर हो रही है कर्नाटक की। इसीलिए वहां की जनता ने डिसाइड किया है कि भाई हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। क्योंकि आप सर्वेक्षण में भी देख लीजिए कि किसी से भी आप पता कर पूछिए, वहां सब यही कह रहे हैं कि हाँ, हमें कांग्रेस की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हमने इनके ऊपर विश्वास किया, हालांकि विश्वास भी क्या था, ये तो एक चोरी की सरकार थी 3.5 साल तक। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हम ऐसा विकास में नंबर 1 कर देंगे कर्नाटक को, बेंगलुरु को, तो इनके पास 3.5 साल से कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए मुझे लगता है कि धर्म की राजनीति से आप परे उठकर ये चुनाव जो है कर्नाटक का, ये मुद्दों का चुनाव बन गया है। आप जब धर्म की बात कर रही हैं टीना, तो यहाँ पर एक सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी तो धर्म के आधार पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे थे, तभी तो लोगों को रुझाने की कोशिश भी कर रहे थे। लिंगायत समुदाय से जुड़े हुए मठ में तो राहुल गांधी भी गए, वहां पर मठाधीश को प्रभावित करने की कोशिश भी की, उनके साथ भी तो मुलाकात हुई। इसको लेकर के क्या कुछ दलील आपकी? अभी राजनीति में हो क्या रहा है, जानबूझकर जिसे कहें कि भगवान पर और जितने भी मठ हैं इन पर सब पर भाजपा क्या चाहती है? भाजपा ये दिखाना चाहती है
कि सिर्फ हम हिंदू राष्ट्र, हम हिंदुओं को, हम हिंदू देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। बाकी लोग तो जिस तरीके से ईरानी जी ने बोला कि इंदिरा गांधी, प्रियंका जी तो नमाज पढ़ रही थी, तो ये जो इस तरीके का एक प्रचार प्रसार किया गया तो है, मतलब वो जिस है। ट्रेंड को बढ़ाते हैं कांग्रेस पार्टी भी तो फिर पीछे पीछे उन्हीं पद चिन्हों पर चलने लगती है ना। मेरा यही तो सवाल शुरुआत में भी आपसे था, मेरा यही सवाल पहले भी था कि उन्होंने बजरंग बली का नारा दिया, बजरंग दल का जिक्र आपने किया, बजरंग बली को वो ले आए चुनावी प्रचार में। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी उसी लाइन पर आना पड़ा और कहना पड़ा कि हमारे नेता भी तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम भी हनुमान मंदिर जाते हैं। आखिर क्यों ये आपको दलीलें देनी पड़ती हैं और यहाँ पर जनता को बताना पड़ता है कि हम भी हिंदूवादी सोच रखते हैं? राहुल गांधी को मठों में जाना पड़ा, यही तो सवाल मैं पूछ रही हूँ कि मंदिर जाते हैं तो वो पूजा की तस्वीरें दिखानी पड़ती हैं। फिर बीजेपी कह देती है कि ये तो झूठी इनकी हिंदूवादी सोच है, क्योंकि कहीं तो जाकर के नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, कहीं जाकर के मंदिरों में आरती और पूजन शुरू हो जाता है। दरअसल जनता को गुमराह करने की कोशिश है। जी, आपने सवाल पूछा उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ हिंदू देवताओं पर सिर्फ भाजपा का कॉपीराइट नहीं, उन्होंने कोई पेटेंट नहीं लिया हुआ है कि सिर्फ वही पूजा पाठ करेंगे। तो कांग्रेस तो इस लाइन के लिए नहीं जानी जाती ना, मैं यही तो कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए तो नहीं जानी जाती। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप इसको देखिए कि गोवा के अंदर जब ये जो मनोहर पारिकर जी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने श्री राम सेना पर, जो राम सेना थी उसके ऊपर बैन किया। तो क्या ये राम को बैन करने की कोशिश की गई थी? इस कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से ये जो तुष्टीकरण की राजनीति इन लोगों ने स्टार्ट की, जबकि बजरंग बली और बजरंग दल में कितना अंतर है, तुलना इन लोगों ने स्टार्ट की। आप इसको देश की विडंबना कहिए, क्योंकि ये जानबूझकर तुलना की गई, क्योंकि ये मुद्दों से भटकाना चाहते थे, डाइवर्ट करना चाहते थे। हमने उसमें क्या लिखा अपने मैनिफेस्टो में, हमने सामाजिक न्याय की बात की, सारे मुद्दों पर बात की। हमने कहा कि अगर इस तरीके की कोई भी उपद्रवी संगठन होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाइवर्ट कर दिया, इनको बजरंग दल से बजरंग बली की तुलना कर दी। आप सोचिए कि इनकी, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जस्टिफिकेशन देती फिर रही है कि बजरंग बली और बजरंग दल का आपस में कोई सरोकार नहीं है, लिहाजा हमारे स्टेटमेंट को अन्यथा न लिया जाए। सवाल ही तो यही है कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के पिच पर जाकर के बैटिंग करनी पड़ती है? कांग्रेस पार्टी के अपने घोषणा पत्र में इतना कुछ था, उसको जाकर के जनता के बीच रखते ना। आप तो प्रभावित हो जाते हैं, उनके नेता मंच से कुछ कहते हैं, फिर उसका स्पष्टीकरण देने के लिए आपके नेताओं को मैदान में उतरना पड़ता है, और फिर कांग्रेस पार्टी के ही कुछ ऐसे नेता हैं जो सवाल खड़े कर देते हैं। मैं एक बार फिर से आचार्य प्रमोद कृष्णम का जिक्र करूंगी, जिन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर क्या जरूरत थी, जब आप अच्छा कर रहे थे तो बजरंग दल को क्यों शामिल किया गया घोषणा पत्र में, जबकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कर्नाटक में हिंदूवादी वोटर्स भी हैं, और जब लिंगायत समुदाय को आप अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, वोका लीगा को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं हिंदूवादी वोटर्स को इस तरह की टिप्पणी करके क्यों नाराज कर देते हैं? प्रीति जी, हम इस तरीके भाजपा की तरह ओछी राजनीति नहीं करते। इन्होंने देखिए खड़गे जी के परिवार को किस तरीके से, इन्हीं के विधायक प्रत्याशी जो है, उन्होंने क्या मरवाने की साजिश करी, उनके पूरे परिवार को मरवाने। ये नहीं चाहती, दलित विरोधी पार्टी है, ये चाहती है कि कोई अगर मैं वो टिप्पणी नहीं करना चाहती टीना जी, मैं वो टिप्पणी नहीं करना चाहती जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किया था। नहीं, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, मैं इसका स्पष्टीकरण देती हूँ। उन्होंने विचारधारा के लिए बोला, विचारधारा के लिए, क्योंकि ये मैम शब्द था बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, मोदी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, वो बाद में उसका स्पष्टीकरण देते रहे, माफी तक मांगनी पड़ी। यही तो मैं कह रही हूँ कि जिस पिच पर खेलने की आदत नहीं, जो पिच बैटिंग के लिए है ही नहीं, जहां पर गेंद डाल करके सामने वाले का विकेट लिया जा सकता है, उस पिच पर बीजेपी कांग्रेस को मजबूर कर देती है कि आकर के आप बैटिंग कीजिए और फिर अपने विकेट गंवाइए, जबकि हकीकत यह है कि आप अपनी बॉलिंग से भी सामने वाले को धराशायी कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं अरविंद जी का रुख करूंगी, यही सवाल उनसे कि जिस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती है, उस चीज के अलग दूसरे मुद्दों पर आकर के वो जनता को जब स्पष्टीकरण देने की कोशिश करती है तो वो मैदान में कहीं भी नहीं टिकती, अपने मुद्दों को और ज्यादा अच्छे तरीके से जनता के बीच ले जा सकती थी। मसलन अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कृषि प्रधान राज्य है, और आपके घोषणा पत्र में कृषि और कृषकों के लिए बहुत कुछ था। उसको जाकर बताते ना कि आप किस तरीके से आर्थिक मदद देने की बात कर रहे हैं, बीजों के लिए किस तरीके से आर्थिक मदद देने की बात कर रहे हैं। वो साल में 6,000 देते हैं, आप 1.5 लाख तक के कर्ज की बात कर रहे हैं। तो किसानों को ये चीज समझ में भी आती कि हमारे लिए ज्यादा हितकारी कौन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके अलग करती क्या दिखाई दी, ये स्पष्टीकरण देती दिखी
कि बजरंग दल और बजरंग बली का आपस में कुछ लेना देना नहीं है, हमारे स्टेटमेंट को अन्यथा न लिया जाए। देखिए पीटी जी, इस मामले में केवल ये कहना चाहूंगा कि सामान्यतः जो रूलिंग पार्टी होती है जी, और अब तो डबल इंजन, दोनों इंजन अटैक कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को, तो वहाँ जरूरी हो गया था अगर वो नहीं करते, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि अभी आप हमसे सवाल कुछ पूछ रही, मैं जवाब कुछ और दूं। जी, मैं उत्तर प्रदेश की बात करने लगूं, बात कर्नाटक की हो रही है। तो वो अगर आप जानते हैं, देखिए पीएम साहब भी हों या अमित शाह जी हैं या और जो उनके बड़े लीडर हैं, वो इशू क्रिएट करना जानते हैं और उन्होंने इशू क्रिएट किया जल्दी बजरंग दल और पीएफआई पर बैन। तो अगर आप देख लीजिए योगी जी ने क्या कहा, वहां योगी साहब ने ये कहा, यहाँ नगर पालिका के चुनाव में यूपी में ये कहा कि साहब कर्नाटक में बीजेपी जो है वो इस बात से लेके नाराज है कि कांग्रेस पार्टी जो है पीएफआई से बैन हटाएगी और बजरंग दल पर लगाएगी। तो आप ये सोच लीजिए, तो तंत्र जहां है, इतना बड़ा तंत्र होगा, तो वहां कांग्रेस पार्टी मजबूर थी कि इस मामले पर जो है आकर के बात करती। खड़गे जी वाला तो खड़गे जी ने अपने आप में बहुत तुरंत उसी समय उन्होंने सफाई दे दी। लेकिन सर कहा तो ये जाता है ना कि जबान से निकली बात और बाण से छूटा हुआ तीर कभी वापस नहीं लिए जा सकते थे। वो गलती उनसे हुई और उसको तो बीजेपी ने भरसक कैश करने की कोशिश की। सभी जानते हैं, गरिमा का आप कोट कर रहे थे, गरिमा ने जैसा कि बताया कि लोग नेताओं को कनेक्ट करके आपस में देखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब कर्नाटक चुनाव में एंट्री हुई तो उनके कद का तो कोई भी स्टार प्रचारक था नहीं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करने का खामियाजा मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर उनके चुनाव प्रचार पर भी पड़ा, उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। कांग्रेस में यही तो कह रही हूँ कि अच्छा करते करते बैकफुट पर आ जाती है। आप पीटी जी गौर करेंगी तो उन्होंने तुरंत ही रियलाइज किया उसको। देखिए वो सीनियर लीडर हैं, वो बीजेपी के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन निजी तौर पर आप उनके भाषणों को देखिए, मैं सुनता भी हूँ, तो वो हमेशा मोदी जी ही जिक्र करते हैं उनका। ठीक है, अपना दोनों लोग एक दूसरे का बड़ा लिहाज भी करते हैं। आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी पार्लियामेंट, तो उन्होंने तुरंत ही, आप सोच लीजिए कि उनको किसी ने कहा नहीं था माफी मांगो, उन्होंने उसको सॉरी किया उसके लिए। अगर आप जो बात कर रही है अभी जो है, देखिए ये मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि जो कर्नाटक का वोटर है, जो गरिमा जो जिक्र कर रही थी कि पढ़ा लिखा समझदार वोटर है, और अभी आपने जो कर्नाटक में किसानों की बात की जी, ये सही कि किसान जो है वो आज भी कृषि प्रधान राज्य है कर्नाटक। और कर्नाटक भारत का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा, जिसको श्री अन्न, अभी आपने देखा होगा बजट में, श्री अन्न यानी मोटे अनाज, मिलेट्स जो है, उसका सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है जी। पिछले बार जो सिद्धरमैया की सरकार थी, उसी सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि साहब श्री अन्न पर ये वर्ष घोषित किया जाए, यानी मोटे अनाजों का वर्ष। तो आपने गौर किया होगा 2018-19 का वर्ष जो है वो मोटे अनाजों का वर्ष घोषित हुआ था। सिद्धरमैया ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी मनाया जाना चाहिए जी। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष अभी मनाया गया, लेकिन उसके पृष्ठभूमि वही थे। तो मुझे लगता है कि खेती बाड़ी निश्चित तौर पर, क्योंकि बोमई साहब भी जो है ना, अगर आप देखिए गौर करें, बोमई साहब भी, वो उनके पिताजी एसआर बोमई ये जनता दल के रूट से आए और जनता दल का मुख्य रूप से कृषक आधार रहा जी। तो अभी लेकिन गौर करेंगी तो पिछले कई चुनाव से 85 के बाद से कर्नाटक में ये हमेशा रहा है कि सत्ता बदलती है और बहुत सारे समीकरण है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा है कि किसान जो है वो दो हिस्सों में, कांग्रेस पार्टी ने जो इशूज थे, ये बजरंग दल और बजरंग बली तो अभी आया है ना। टीना, यहाँ पर हमने बसवराज बोम्मई को सुना, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के बीच वोट मांगने के लिए गई, उन्होंने आपके ही नेताओं को मैदान में खड़ा कर दिया, खटगरे में खड़ा कर दिया और ये कहा कि आपके नेता तो खुद बेल पर बाहर हैं। आप भ्रष्टाचार की क्या बात करते हैं? आपका जवाब? देखिए, अगर वाड्रा जी की बात की जाए हरियाणा में, तो उनको पूरा क्लीन चिट मिल गया है। अगर ये कह रहे हैं कि हमारे नेता भ्रष्टाचार में, तो जेल में डालिए अगर इतनी हिम्मत है तो। देखिए, ये एक जानबूझकर एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया गया है पब्लिक के बीच, और इस पे बहुत पैसा भी खर्च किया गया है भाजपा के द्वारा। जो टैक्स पेयर का पैसा है, उन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए खर्च किया गया है। जबकि भ्रष्टाचार में आप कर्नाटक में सारी जनता को दिख रहा है, जिस प्रकार 40% कमीशन कोड, आप इनके ही नेता ने, और इनके संतोष पाटिल, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखा कि हमारे यहाँ से देखिए कि कितना हमें कमीशन
ले रही है सरकार, गोमई सरकार। अभी कितना झूठा दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है बहुत अवेयर हो रही है। और चलिए, इस तो आपका ये कर्नाटक के कहना है चुनाव कि इलेक्शन जनता के बाद बिल्कुल पब्लिक है, सब जानती है, और इन चुनावों में ये पब्लिक अपने सूझबूझ का प्रयोग करेगी और वोट कास्ट करेगी, और उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसके हित में कौन सी पार्टी सत्ता में आए तो बेहतर होगा। आप दोनों मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।